Believe in yourself is the first secret to success. वेलकम टू दिस चैनल टू द नर्सिंग स्टार शो। बहुत दिन से सोच रहा था आपके साथ एक वीडियो बनाए है मैम। तो देख लो कि एग्ज़ाम ख़त्म करने के बाद अगली साल मैम को जॉब मिल गया। ये तो बात हुआ जो अभी एग्ज़ाम दे रहा है। अभी ऐसा भी स्टूडेंट है हमारे ऑडियंस जो अभी कॉलेज में है। तो जो अभी कॉलेज में है उनको आप क्या कहोगे, कब से प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए मैम? अभी ऐसा भी स्टूडेंट है हमारे ऑडियंस जो अभी कॉलेज में है। तो जो अभी कॉलेज में है उनको आप क्या कहोगे, कब से प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए मैम? प्रिपरेशन तो फर्स्ट ईयर से, मतलब जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो जीएनएम के लिए तीन साल है उसका जो सब्जेक्ट है, बीएससी के लिए जो फोर्थ ईयर है उसका जो सब्जेक्ट है, एवरी ईयर कंप्लीट करते जाओ अच्छा से। और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से पहले से ही क्लियर करके रखो। इससे आपको थोड़ा आसान होगा कि नेक्स्ट टाइम आप जब नॉर्सेट के लिए प्रिपरेशन में बैठेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट में ज़्यादा ध्यान देने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर से आपको ईच एंड एवरी ईयर का क्वेश्चन, सब्जेक्ट सब कुछ अच्छा से पढ़ना है। उसके बाद जो टाइम बचता है ना, जो मतलब फाइनल एग्जाम हो जाता है हमारा और नॉर्सेट आने में जो टाइम गैपिंग होता है उसमें प्रिपरेशन अच्छा खासा करना चाहिए। जो नया स्टूडेंट है, हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्सेट यानी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, है ना। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितने भी नर्सिंग पोस्ट है सारे धीरे धीरे नॉर्सेट के अंदर आ रहा है। आपने बीएससी कंप्लीट किया तो आप फ्रेशर विदाउट एनी एक्सपीरियंस आप नॉर्सेट फाइट कर सकते हो और आप पहले सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में आ सकते हो। और ये हम सबको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में रेस्पेक्ट भी ज़्यादा होता है, सैलरी भी ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू हर एक फील्ड में अच्छा है मैम। नर्सिंग एक नोबेल प्रोफेशन है। आप जहाँ भी काम कर रहे हो आप अच्छा काम कर रहे हो, दूसरों की दुआ मिलेगी आपको क्योंकि आप उनके हेल्थ का क्यूर कर रहे हो, आप खुशियाँ बांट रहे हो। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना है, एक अच्छे से पोस्ट में जाना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में आना है। सेंट्रल गवर्नमेंट में कोलकाता के लिए अभी एम्स का लेनी है अच्छा पोस्ट, या फिर वो सीएनसीआई भी इस टाइम से आ गया है नॉर्सेट के अंदर। जो सीएनसीआई कैंसर इंस्टीट्यूट, चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, वो भी इस टाइम में नॉर्सेट के अंदर आ गया है। यानी एक एग्जाम दो तो आपको बहुत सारे फैसिलिटीज मिलता है। तो नॉर्सेट को आपको सीरियसली लेना है। मैम ऑलरेडी अपने चैनल में बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं, मैं भी क्रिएट करता हूँ। तो आप वो वीडियोस को शेयर करो। हमारे पॉडकास्ट का मेन मोटिव यही है कि जितना हो सके वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाया जाए तो आपको समझ में आए कि नर्सिंग प्रोफेशन भी कितना इम्पोर्टेंट है। मैम आपको लगता है आगे बढ़ सकता है? हाँ मैम, है ना, मैंने जितने भी नर्सिंग ऑफिसर से बात किया है तो नर्सिंग है ना मैम सेकंड चॉइस रहता है। यानी 12th के बाद किसी का रहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा या फिर दूसरा, यानी सेकंड चॉइस में नर्सिंग आता है। क्यों आता है मैम? सच बोलिए तो सर ये मेरा भी ऐसे ही था, ठीक है। और मेरे हिसाब से वो बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे ही है क्योंकि बहुत पहले से ना हमारे दिमाग में कुछ स्टीरियोटाइप चलता है कि हमारे बेटी डॉक्टर बने, हमारे बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने, लेकिन कोई बोलते नहीं है कि नर्स बने। क्यों? ये मतलब जनरल पीपल का प्रॉब्लम भी नहीं है क्योंकि उसको इस फील्ड के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है। नर्सिंग पढ़ाई करने के बाद क्या स्कोप है, क्या कर सकते हैं, कितना हायर स्टडीज कर सकते हैं, वो उसको पता भी नहीं होता है। और इसका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी क्लियर नहीं है उनके दिमाग में। तो इसलिए क्या है, बहुत सारे टैबू, स्टीरियोटाइप सोच मतलब उनके दिमाग में है। लेकिन अभी ये जो जनरेशन आ रहे हैं ना सर, ये तो बहुत होपफुल है कि नर्सिंग एक बहुत आगे तक जाएंगे। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि नर्सिंग इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोफेशन रेदर, मतलब जैसे हर एक प्रोफेशन का कुछ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, नर्सिंग का भी एक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो भी अलग है। वो किसी का अंडर नहीं है कि इसके अंडर काम कर रहे नहीं है। नर्सिंग जैसे एक स्पॉन्टेनियस प्रोफेशन है, मेडिकल फील्ड जैसे मतलब डॉक्टर्स वो भी एक अलग प्रोफेशन है, टीचर एक अलग प्रोफेशन है। सो इसको आप मिक्स मत करिए। नर्सिंग में आप पीएचडी का भी स्कोप है। कोई अगर चाहते हैं कि मैं बीएससी करूँ, एमएससी करूँ, उसके बाद पीएचडी करूँ, जस्ट लाइक अदर सब्जेक्ट, नर्सिंग इज एन एडुकेशन, इट इज़ नॉट ए ट्रेनिंग, इट इज़ नॉट ए मतलब जैसे बोलते हैं ना कि आप नर्सिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। मतलब ये सोच चेंज होने का टाइम आ गया है। मैं बोलूँ
कि बहुत सारे ब्राइट स्टूडेंट अभी आ रहे हैं नर्सिंग फील्ड में, और ये सब इज्जत कमाने के ना सर एक ही मतलब की पॉइंट है मेरे हिसाब से, जितना आप अपग्रेड करोगे खुद को, और नॉलेज मतलब नॉलेज इज द लास्ट की पॉइंट ऑफ एवरीथिंग। नॉलेज के बारे में आपको मतलब खुद को एनहेंस करना है, इसमें सब कुछ मिल जाएगा। अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जो मैम के सब्सक्राइबर्स है वो ये देख के भी शौक हो रहा है कि एक मेल नर्सिंग ऑफिसर्स भी है, क्योंकि कोलकाता में मैंने जितना देखा है ज्यादातर मेल नर्सिंग चूज नहीं करते एज ए कॉलेज भी नहीं है सर, कोई गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं है अभी तक तो अभी बन रहा है। बीएससी के लिए कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, लेकिन जीएनएम के लिए है, वो भी लिमिटेड है। लेकिन अभी बन रहा है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में पता ही नहीं था लोगों को कि नर्सिंग एक मतलब बॉयज का भी करियर ऑप्शन हो सकता है, वो भी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। लोग तो मतलब उसके लिए अवेयर ही नहीं था। मैं तो आपको बताया। तो देखिए सर भी एक बॉय है और वो उसका करियर में टॉप पोजीशन में आया है। तो आप जो लोग बॉयज देख रहे हैं, बच्चों जो बॉयज है, तो आप भी ये करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं, और ये भी आपको एक दिन बहुत अच्छा करियर ऑप्शन होगा, देख लेना ये। मैम अभी जो 12 कंप्लीट किया, 12 कंप्लीट करने के बाद दो होता है, एक होता है आर्ट्स लेके 12 कंप्लीट करे और एक है साइंस में। यस सर। तो जो साइंस में है वो बीएससी के लिए जा सकता है, जो आर्ट्स है वो जेएनएम या फिर एएनएम के लिए जा सकते हैं। अगर वेस्ट बंगाल से कोई है वो कैसे नर्सिंग फील्ड में आए? एक्चुअली सर जो वेस्ट बंगाल से है उसके लिए दो अलग अलग एग्जाम होता है। बीएससी के लिए एक एग्जाम होता है, उसका नाम है जेनपास यूजी। वो क्रैक करके मतलब उनको बीएससी नर्सिंग में एंटर करना है। इसके लिए आपको पीसीबी जरूरत है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इन 12 में रहना चाहिए, और 50% मार्क्स रहना चाहिए, बस ये बीएससी के लिए। जीएनएम के लिए आप तो पहले ही बता दिया, कोई भी स्ट्रीम चलेगा। उसके लिए एक एग्जाम होता है कॉम्बाइंड एग्जाम, जो जिनको कंडक्ट करता है वेस्ट बंगाल जेई बोर्ड, एएनएम एंड जीएनएम कॉम्बाइंड एग्जाम। ये होता है, एग्जाम क्रैक करने के बाद आपको जो रैंक होगा उसके हिसाब से एएनएम जीएनएम आप चूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट के अंदर पढ़ाई करोगे तो आपका एजुकेशन का कॉस्ट बहुत कम आएगा। हाँ, बहुत ही कम। प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो 7 लाख 6 लाख तक चला जाएगा आपका सिर्फ एजुकेशन का। वेस्ट बंगाल में बीएससी के लिए तो 10 लाख अभी आप 2023 में 10 लाख भी हो रहा है सर, 10 से भी ज्यादा होता है। तो ट्राई करो कि गवर्नमेंट में आपको मिल जाए, उसमें बहुत कम पैसे में हो जाते हैं, मतलब वो पैसे इतना भी कम है कि आपको क्या ही बोलूं। अभी तो नर्सिंग में बहुत सारा स्कोप है। वेस्ट बंगाल में देखो एम्स भी आ गया है, हर साल गवर्नमेंट का भी रिक्रूटमेंट निकलता है, ऊपर से बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी है। यानी जॉब एजुकेशन खत्म करने के बाद ऐसा नहीं होगा कि आपको जॉब नहीं मिल रहा है। अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब भी मिल जाएगा, है ना। तो वो बात है कि आपको पढ़ाई करना है, जानना है और समझना है कि हम लोग कैसे पढ़ाई करें। ये सर मैं इसके बारे में एक बात बोलना चाहती हूँ। आप अभी बोल रहे हैं कि जॉब मिलेगा, लेकिन जॉब मिलेगा तभी मिलेगा जब आपने पढ़ाई करोगे, स्ट्रगल करोगे। आप ऐसे सोचोगे कि मैं जीएनएम एएनएम और बीएससी पास कर लिया तो मेरे जॉब खुद आ जाएगा, तो ऐसे ही जॉब आएगा, है ना। कि जो जितना स्ट्रगल करोगे उसके लास्ट तक जा सकते हैं। हाँ। जो स्ट्रीम ही आप चूज करो उसका हाईएस्ट पॉइंट तक आप जा सकते हैं इफ यू आर वांटेड। ये सेल्फ मोटिवेशन बहुत होना जरूरी है। जैसे कि मैम फॉर योर मोटिवेशन और फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं सिर्फ ये बताता हूँ, सिर्फ नर्सिंग में बीएससी के कंप्लीट करने के बाद आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो, जहाँ सैलरी आपको 14-15,000 के अराउंड मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मैक्स टू मैक्स 18। हाँ। इससे तो ज्यादा 18 यानी 15 से 18 बिलो 20 मिलेगा आपको सैलरी। यस सर, ये है फर्स्ट। उसके बाद अगर आप आते हो गवर्नमेंट सेक्टर में, तो गवर्नमेंट सेक्टर में मैम आप बताओ कितने मिलता है? गवर्नमेंट सेक्टर में एग्जैक्ट फिगर तो मेरे को सर पता नहीं है, क्योंकि मैंने तो जॉब नहीं किया है, लेकिन मैंने जो सुना है उससे वो 35 ऐसे 34-35 वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंदर एज ए जो स्टार्ट कर रहे हैं, अभी ज्वाइन कर रहे हैं न्यूली, उसको ये मिलता है। और आपको फर्स्ट सैलरी कितना मिला था? ये भी बता दो मोटिवेशन के लिए। हाँ सर, मेरे को तो फर्स्ट सैलरी मिला था 200 रुपया कम, 89 मतलब 90,000, टोटल 90,000 ग्रॉस सैलरी मिला था, 89,000 समथिंग। लोग सिर्फ ऐसा बोल रहे हैं कि अगर आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास, तो आपको पढ़ाई करना है। ये देखो, एक जब आप नॉर्सेट क्रैक करते हो ना, तो आप देश के बेस्ट हॉस्पिटल में काम करने को मिलता है, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है।
आप नेशनल लेवल पे आप अपने जो वर्क है वो करते जाते हो, तो उसी लेवल का आपको नॉलेज भी होना चाहिए। यस सर। उसके लिए आपको प्रिपरेशन भी उसी लेवल का करना चाहिए। और कंपटीशन अभी इतना ही बढ़ गया है, ये भी आपको सोचना है कि इतना सारे स्टूडेंट अभी फाइट कर रहे हैं। जैसे नॉर्सेट चालू हुआ था 2020 में, तो फिर उस टाइम जितना था, अभी जितना टाइम जा रहा है उसमें और भी कंपटीशन स्टार्ट हो गया, मतलब ज़्यादा हो रहा है अभी। तो उस लेवल के एक ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो उसमें प्रिपरेशन भी आपको उतना लेवल का ही करना है। मैं यही बोल रही कि मेरा जो प्रिपरेशन था, जो अभी आएगा बच्चा, उसका और भी ज़्यादा प्रिपरेशन होना चाहिए, कि ये रूल्स है ना सर। जी मैम, यानी if you want to start then start now, start from today। yes sir। मैम अभी एक बात और मुझे आपको पूछना था कि हमारे अभी अपने प्रोफेशन को हम लोग कैसे अपग्रेड करें। जो अभी हम लोग है इन द प्रोफेशन, हम अपने प्रोफेशन को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, ताकि दूसरों को भी पता चले कि हाँ, नर्सिंग प्रोफेशन में भी फर्स्ट चॉइस में आ सकते हैं। सर देखिए, अपग्रेड के बारे में बोलिए तो मैं तो पहले ही बोला कि सब प्रोफेशन का एक ही की पॉइंट है, नॉलेज बढ़ाना, नॉलेज गेन करना, स्टैग्नेंट नहीं होना कि मेरा एक जॉब मिल गया, मैं तो ये बहुत अच्छा खासा पोजीशन में आ गया, ये नहीं करना है। बहुत सारे आगे बढ़ने के लिए स्टडी करना है। जैसे एमएससी नर्सिंग का स्कोप आएगा हम सब का, अगर मतलब वो करेंगे, और पीएचडी के अगर स्कोप होगा तो करेंगे। जैसे जैसे मतलब खुद को अपग्रेड रहना, ये बहुत है। और मैं बोलूँगी कि अपग्रेड के बारे में आप दूसरे को बोलिए, व्हाट्स आर द स्कोप ऑफ नर्सिंग। ये बहुत सारे बच्चे को, गार्जियन को पता नहीं है कि स्कोप के बारे में पता नहीं है, मतलब जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पता नहीं है, वो बोलना चाहिए। ये मतलब खुद का अवेयरनेस हम लोग सबके मतलब लिए होना चाहिए, कि अवेयरनेस फैलाना चाहिए। जी, और हम खुद को ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा काम हमारा है, कौन सा काम हमारा नहीं है। यस सर। हमारा राइट्स क्या है, हमारा राइट्स क्या नहीं है, ये हम लोगों को पहले हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हमको दूसरों को भी अवेयर करना चाहिए कि अभी वो नर्सिंग प्रोफेशन नहीं है जिसमें आप जाके हॉस्पिटल में जाके ना वर्दी छुर्दी करके बुकारो। सर वो तो हमारे वेस्ट बंगाल में तो दीदी तो बोलते ही है। देखिए, ये कोई दीदी दादा कोई बुरा बात नहीं है, मैं वो नहीं बोल रही हूँ। मेरा मोटिव ये है कि आप अगर एक हॉस्पिटल में एंटर करने के बाद अगर एक मेडिकल ऑफिसर्स को दीदी दादा ना बोलते हैं, तो वाई एक नर्सिंग ऑफिसर्स को आप दीदी दादा बोलते हैं। ये बात मतलब बुरा भाला ये नहीं है, ये बात प्रोफेशनलिज्म का है। प्रोफेशनलिज्म देखो कि पकड़ लो कि मेरे उम्र का एक है जो डॉक्टर बन गए और मैं बन गया नर्सिंग ऑफिसर, वो है मेडिकल ऑफिसर, हम हैं नर्सिंग ऑफिसर। तो आप आते हो हॉस्पिटल में, जो मेडिकल ऑफिसर है उनको आप सर कह के पुकारते हो, सही है, वहाँ प्रोफेशनलिज्म सही है। लेकिन हमें आप आके भाई कह के पुकार रहे हो, दादा करके पुकार रहे हो, या फिर दीदी करके पुकार रहे हो, दिस इज़ नॉट राइट। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो दूसरों को भी ये एडुकेट करो कि एक प्रोफेशनलिज्म होता है, तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर भी आप बोल सकते हो। लेकिन ये बहुत सारे सर हमारे उधर तो बहुत सारे इंसिडेंट हुआ है। वो इंसिडेंट मतलब वो नहीं बोलना चाहती है, लेकिन ये मैं बोलना चाहती हूँ कि खुद को भी अपलिफ्ट करिए। और ये रेस्पेक्ट क्या होता है ना, एक वन वे नहीं होता है, टू वे होता है। आप अगर हम लोग के रेस्पेक्ट देंगे तभी ना हम आपको रेस्पेक्ट कर पाएंगे। ये मेरे बात है कि जो प्रोफेशनलिज्म है वो ऐसे ही होने दीजिए। और एम्स में तो सर ये नहीं है, एम्स में नहीं, एम्स में बहुत अच्छा है। हाँ। वो तो दादा दीदी करके कोई बुलाते भी नहीं है, अगर बुलाते भी है हम लोग उनको बोल देते हैं, वो नहीं है। लेकिन मैं बोल रही हूँ उसके कि ये दादा दीदी कोई अच्छा बुरा ये नहीं है। मेरे हिसाब है कि प्रोफेशनल जो है, प्रोफेशनलिज्म उसको आप मेंटेन करिए बस। प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना है, तभी अपना प्रोफेशन बनेगा। नर्सिंग ऑफिसर्स को भी वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि खुद को भी ऐसे प्रेजेंट करिए जैसे मतलब वो रिस्पेक्ट खुद के खुद ही आ जाए। तो इसलिए मैं बहुत बार आपको बोल रही हूँ कि नॉलेज इज द की पॉइंट। तो मैं सबके लिए बोलूँगी कि आगे बढ़ो और ऐसे स्टैग्नेंट ना हो, हम भी आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे। So that's it for today. Thank you for being in this video, मैम। मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि मैम कह रहे हैं कि नॉलेज इज़ द की, नॉलेज लेते रहना है हमको, और नॉलेज बांटने से बढ़ता है। जैसे आज आपको वीडियो से कुछ बात अगर अच्छे लगे हो, नया कुछ सीखने को मिला, तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए।
मेरा चैनल 1000 के करीब आ गया है सब्सक्राइबर कर दीजिए। सर का चैनल 1000 होने से थोड़ी दूर है, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए और दूसरे के साथ ये शेयर करिए वीडियो इन्फॉर्मेशन। जैसे आपको नर्सिंग फैमिली है, नर्सिंग स्टूडेंट्स है, सबके साथ ये वीडियो शेयर करें, जैसे सर कॉन्टिन्यूसली मोटिवेट करता है। तो ठीक है, आज के लिए हाँ, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। मैं मैम के यूट्यूब चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा और जितना भी मैम का सोशल मीडिया का हैंडल है मैं नीचे दे दूंगा। आप लोग कुछ भी डाउट है तो मैम के साथ आप सीधा डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। ओके सर, बाय। ओके।